Assalamualaikum बच्चों। This is your May-June 2024 पेपर 1-2 थ्योरी का पेपर है और 1 hour 45 minutes इसका टाइम है एंड इसकी हम लोग ये एक पास्ट पेपर रिकॉर्डिंग है जो कि कम्प्लीटली हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन लास्ट तक देखेंगे जी। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हमारे पास डाटा कैन बी मेजर्ड इन बिट्स। ठीक है, डाटा की अगर हम लोग याद करें मेजरमेंट्स ऑफ डाटा तो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा वाज बिट्स, उसके बाद वी हैड बाइट्स, उसके बाद वी हैव केबी बाइट्स जिसको हम KIB कहते हैं, उसके बाद वी हैव MIBs मेबी बाइट्स, उसके बाद वी हैव GIBs एंड उसके बाद वी हैव टेराबाइट्स टेरा बाइनरी बाइट्स एंड उसके बाद वी हैव पीटा बाइनरी बाइट्स। ठीक है जी, तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कहते हैं कि इस क्वेश्चन में कहते हैं डाटा कैन बी मेजर्ड इन बिट्स, गिव द नेम ऑफ डाटा स्टोरेज मेजरमेंट दैट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो हमने बच्चों ये पढ़ा है कि अगर हम लोग 4 बिट्स को ग्रुप टुगेदर करते हैं तो हमारे पास एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनता है दैट इज अ सिंगल निबल। लेकिन जब हम 8 बिट्स को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन बनता है जी। ठीक है, तो द डाटा स्टोरेज मेजरमेंट जो कि 8 बिट्स के इक्वल है, इट इज अ सिंगल बाइट। इसी तरह कहते हैं कि स्टेट हाउ मेनी बिट्स हमारे पास आर इन अ कीबी बाइट। एक कीबी बाइट में कितनी बिट्स होंगी जी, ये हमें वो पूछ रहा है। देखो वी नो कि हमारे पास एक बाइट के अंदर वी हैव 8 बिट्स। तो हमारे पास हमने क्या करना है, इस मेजरमेंट के अंदर बिट्स से बाइट्स में जाना है एंड बाइट्स से उसके बाद वी हैव टू गो टू कीबी बाइट्स। तो हमारे पास वो हमसे पूछ रहा है कि एक कीबी बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं। तो विच मीन्स के पहले हमें बिट्स से बाइट्स में जाना है और बाइट्स से KIBs में जाना है। तो एक कीबी बाइट के अंदर 1 KIB के अंदर वी नो कि हमारे पास देयर आर 1024 बाइट्स एंड अब हमने देखना है कि हमारे पास 1024 बाइट से अगर बिट्स में जाया जाए तो कितने बिट्स हमारे पास यहाँ से आंसर में आएंगे, वो चीज़ हमें देखनी। देखो वी नो कि हमारे पास बाइट से बिट्स में जाना इज बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट्स की कन्वर्जन। तो जब भी हम बिग यूनिट्स से स्मॉल यूनिट्स के अंदर जाते हैं तो वी ऑलवेज डिवाइड द वैल्यूज, और जब हम जाएंगे बिगर से स्मॉलर में हम जाते हैं हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज को, और जब हम बाइट से बिट्स में जा रहे हैं तो वील हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाइट्स की वैल्यू विद 8। तो 1024 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो यू गेट 8192। तो हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन का पार्ट विल बी 8192 बिट्स बच्चों, ऐसे करके। इसी तरह सी पार्ट कहता है गिव द नेम ऑफ द डाटा स्टोरेज मेजरमेंट दैट इज इक्वल टू 1024 गीगा बाइनरी बाइट्स GB बाइट्स GIB। तो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया कि उसको हम कहते हैं हमारे पास एक सिंगल टेरा बाइनरी बाइट TIB, या इसको हम चाहें तो वी कैन राइट इट एज टेबी बाइट जी। तो इट इज अप टू अस, टेबी बाइट पूरा लिखें TIB लिखें, इसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं, दोनों लिख सकते हैं। इसी तरह आगे हमें कहता है कि 16-bit color image has a resolution of 512 pixels wide by 512 pixels high। ये हमें वो स्क्रीन रेजोल्यूशन बता रहा है। कहते हैं कैलकुलेट द फाइल साइज ऑफ द इमेज इन KB बाइट्स, ये उसने हमें यूनिट्स बताए, शो ऑल योर वर्क इन। तो हमें पता है कि हमारे पास 16 बिट कलर इमेज का मतलब है कि आपको दिस इज द बिट डेप्थ जो कि उसने आपको प्रोवाइड की हुई है।
और उसके साथ साथ ये 512 पिक्सल्स बाय 512 पिक्सल्स, दिस इज बेसिकली द इमेज रेजोल्यूशन बच्चों, जो कि उसने हमें प्रोवाइड की है। एंड वी नो द फॉर्मूला टू द साइज ऑफ एन इमेज, जो कि क्या होता है जी हमारे पास, हम मल्टीप्लाई करते हैं जो भी बिट डेप्थ होती है ऑफ दैट इमेज, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय द इमेज रेजोल्यूशन। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास क्योंकि कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है तो हमें विदाउट कैलकुलेटर्स काम करना है। यहाँ से हमारे पास जो बिट डेप्थ है दैट इज 16 बिट्स मल्टीप्लाइड बाय जो इमेज रेजोल्यूशन है, इट इज 512 पिक्सल्स वाइड बाय 512 पिक्सल्स हाई। जो इसने ये दो वैल्यूज हमें प्रोवाइड किए वो हमारे पास इमेज रेजोल्यूशन के लिए। अब देखो ये 16 बिट्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से द फाइनल आंसर दैट विल गेट इज बिट्स में। लेकिन उसने हमें कहा है कि हमें जो फाइनल आंसर है वो प्रोवाइड करना है इन कीबी बाइट्स। तो बिट से कीबी बाइट्स में जाना है अगेन, तो इससे हमें बिट से पहले जाना पड़ेगा इनटू बाइट्स, और जब बिट से बाइट्स में जाते हैं तो वी डिवाइड द वैल्यू बाय 8। ठीक है, ताकि हमारे पास आंसर जो है इन बाइट्स आए। अच्छा, इसको बाइट्स में अगर हम देखें, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। यहाँ से अगर बाइट्स का आंसर देखें तो ये 8 1 टाइम्स 8 होता है और ये 8 2 टाइम्स 16 होता है। इसी तरह यहाँ से फर्दर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 512, ये इमेज रेजोल्यूशन है, इनटू 512, और ये जो आंसर अब आया है बच्चों आफ्टर डिवाइडिंग बाय 8 हमारे पास बाइट्स में आया। अब ये भी जो पूरी वैल्यू हमारे पास आएगी ये बाइट्स में, इसको कीबी बाइट्स में कन्वर्ट अगर करना है तो विल हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू बाय 1024। अब 1024 से जब अगर हम डिवाइड करें तो 512 वन टाइम्स एंड 512 टू टाइम्स, इसी तरह ये 2 वन टाइम्स एंड ये 2 वन टाइम्स। तो यहां से द आंसर दैट विल गेट इन कीबी बाइट्स इज 512 KIBs ओनली, और हमारा फाइनल आंसर भी हम यहीं पे लिख देंगे। तो विदाउट एनी एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस आप इस तरह साइज ऑफ द इमेज फाइंड कर सकते हैं कि जो यूनिट्स उसमें बोले हैं उसके हिसाब से आप डिवीजन करते जाएं, और फिर शॉर्ट डिवीजन आपने जो मैथ्स में सीखी हुई है वो इधर अप्लाई करें। ठीक है जी। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन बच्चों। कहते हैं डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। कहते हैं टिक वन बॉक्स टू शो विच ऑफ द टर्म्स इज नॉट अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा। आपने बताना है कौन सी टर्म है जो डाटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज नहीं होती। अगेन दिस इज पास्ट पेपर प्रैक्टिस सेशन, तो इसमें हम बाकी चीजें जो यूज होती हैं वो क्यों होती हैं इसको भी हमने डिस्कस करना। देखो सीरियल जो हमारे पास ट्रांसमिशन है, बेसिकली है ही ट्रांसमिशन, ये किस लिए इस्तेमाल होती थी हमारे पास। हम कहते थे कि जब एक सिंगल वायर से बिट बाय बिट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है तो उसको सीरियल ट्रांसमिशन कहते हैं। इसी तरह सिंप्लेक्स वाज हमारे पास डायरेक्शन की बात, कि एक सिंगल डायरेक्शन में जब भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है तो वो हमारे पास सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन होती है। ये सिंगल वायर की बात हो रही है, ये हमारे पास सिंगल डायरेक्शन की बात हो रही है जी। इसी तरह पैरेलल हम कहते थे तब इस्तेमाल होता है जब आपके पास मल्टीपल बिट्स ऑफ डाटा आर ट्रांसमिटेड ओवर मल्टीपल वायर्स, ट्रांसमिशन के तरीके हैं। पैरिटी जबकि हम कहते थे ये हमारे पास इज सिंपली द नंबर ऑफ वंस इन अ बाइट बच्चों। और ये आपके पास पैरिटी है क्या चीज, ये एक एरर डिटेक्शन मेथड है, ये ट्रांसमिशन का मेथड नहीं है, इसके थ्रू हम एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पैरिटी इज द हमारे पास मेथड दैट इज नॉट यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसमिशन। डी इज द आंसर। इसके सेकंड पार्ट में कहता है कि डाटा इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स to be transmitted from one device to another. Give the name of the unit that data is broken down into. तो याद करो ट्रांसमिशन के लिए हम कहते थे हम डाटा को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं जिनको हम नाम देते हैं बच्चों, अगर आपको याद हो, ऑफ अ डाटा पैकेट। ठीक है, वो हम पढ़ते थे कि हमारे पास एक डाटा पैकेट जो कि इंफॉर्मेशन का एक स्मॉलर पीस होता है, उसके अंदर वी हैव अ हेडर जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू द पैकेट। इसी तरह उसके अंदर वी हैव अ पेलोड जिसके अंदर जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है वो जा रही होती है।
एंड उसके पीछे वी हैव हमारे पास द ट्रेलर जो कि आइडेंटिफाई करता है एंड ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पैकेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, इसी तरह नाउ मूविंग ऑन, आगे अगर हम चलें टुवर्ड्स द सी पार्ट जी, सी पार्ट में कहता है डाटा इज ऑफन इनक्रिप्टेड व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। बिल्कुल ठीक है। कहते हैं एक्सप्लेन हाउ डाटा इज इनक्रिप्टेड यूजिंग सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या होती है बच्चों? ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम कहते हैं कि इट मेक्स द डाटा मीनिंगलेस फॉर अ हैकर। देखो, ये बात बहुत अहम है समझने के लिए कि आपके पास हैकिंग को प्रिवेंट नहीं करती इंक्रिप्शन, बल्कि जो इंफॉर्मेशन हैक हो जाए उसको ऐसे चेंज कर देती है कि वो हैकर को समझ नहीं आता। और इसको हम क्या कहते थे? इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना इनटू साइफर टेक्स्ट। ठीक है, तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट में ये इंफॉर्मेशन को हमें कन्वर्ट करके देता है। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन कैसे करता है? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, टू गिव यू रिकॉल, हम कहते थे कि जी हमारे पास सेम की को इस्तेमाल करता है इंक्रिप्ट करने के लिए डाटा को टू इट्स साइफर टेक्स्ट, और उसी की के थ्रू इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट किया जाता है। ठीक है जी, तो हमारे पास हम अगर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को एक्सप्लेन करें, डिफाइन करें, तो वो कुछ ऐसे होगा जी कि हम लिखेंगे इट कन्वर्ट्स the cipher text, sorry, not the cipher text, it converts the, हमारे पास जो मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डाटा होती है उसको हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। इट कन्वर्ट्स द प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। और वो क्यों होता है हमारे पास? हम ये भी लिखेंगे टू मेक द डाटा मीनिंगलेस, to make the data meaningless for a cyber criminal या for a hacker। ठीक है, इसी तरह हम कहते थे कि it uses an encryption algorithm, it uses an encryption algorithm to encrypt the data। और यहाँ पे हम कहते हैं कि the encryption algorithm, ये बात बहुत अहम है इसके साथ, also produces a key, और यही की बच्चों हमारे पास which is used to encrypt और उसके साथ साथ decrypt the data। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करना है या डीक्रिप्ट करना है, उसके लिए हम सेम की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि दिस की जो कि इंक्रिप्शन एल्गोरिथम प्रोड्यूस करता है इज ट्रांसमिटेड अलोंग द डाटा, is transmitted along the data to the receiver। तो ये हमारे पास is the description of symmetric encryption। अच्छा, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आता था, अगर आप लोगों को याद हो। हम कहते थे कि हमारे पास सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्योंकि सेम की ही यूज होती है टू इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट द डाटा, तो अगर हैकर उस की को ड्यूरिंग ट्रांसमिशन हैक कर लेता है तो वो इंक्रिप्शन को ब्रेक कर लेगा। इसको हम कहते थे हमारे पास, इफ यू रिमेंबर, दिस वाज नोन एज द की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। खैर, उसने यहाँ पे हमसे पूछा नहीं है तो हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम को यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन यू शुड नो कि आपके पास दिस इज अ प्रॉब्लम विद सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अच्छा, पर्पस ऑफ इंक्रिप्शन क्या है? इसने खुद ही हमसे पूछ लिया यहाँ पे। तो द पर्पस ऑफ इंक्रिप्शन बच्चों हम पढ़ के आ चुके हैं, इज टू मेक द डाटा मीनिंगलेस फॉर अ हैकर या अटैकर। ठीक है, तो हम सिंपली लिखेंगे एक मार्क के लिए कि टू मेक द डाटा या इंफॉर्मेशन हमारे पास मीनिंगलेस। बस, दिस इज द पर्पस ऑफ इंक्रिप्शन। टू प्रिवेंट हैकिंग इज अ रॉन्ग आंसर, ये आपने याद रखना है।
हैकिंग से प्रिवेंट नहीं करती इंक्रिप्शन, बस उसको मीनिंगलेस बना देती है कि हैक जब हो जाए इंफॉर्मेशन तो वो हैकर को समझ ना आ सके। मूविंग ऑन जी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन हमारे पास चैप्टर 1 से ही ये सवाल है। कहते हैं बाइनरी इज अ बेस 2 नंबर सिस्टम। बिल्कुल ठीक है, बेस 2 नंबर सिस्टम क्यों है? क्योंकि इट हैज ओनली 2 यूनिक रिप्रेजेंटेशंस, दैट इज 0 1। कहते हैं गिव द नेम ऑफ द नंबर सिस्टम दैट इज अ बेस 16 नंबर सिस्टम। अच्छा, अगर नंबर सिस्टम्स हम लिस्ट आउट करें तो वी हैड बाइनरी नंबर सिस्टम जिसके अंदर वी हैड सिर्फ 0 एंड 1। फिर वी हैड डेनरी नंबर सिस्टम जिसके अंदर वी हैड डिजिट्स फ्रॉम 0 टू 9। फिर अगर हम तीसरा नंबर सिस्टम देखें तो वी हैड हेक्साडेसिमल्स जिसमें वी हैड 0 टू 9 से डिजिट्स, उसके साथ साथ A टू F से कैरेक्टर्स। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स वर 16। तो इसका मतलब है दिस इज अ बेस 16 नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे वी विल मेंशन कि हेक्साडेसिमल एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसको हम एक बेस 16 नंबर सिस्टम कहते हैं बच्चों। ठीक है, फिर कहते हैं 3 डेनरी नंबर्स आर एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर, द कंप्यूटर कन्वर्ट्स द numbers and stores them as binary. कहते हैं give the binary number that would be stored for each of the denary numbers. अब इसका मतलब है हमें कन्वर्जन करनी है फ्रॉम डेनरी टू बाइनरी, और कन्वर्जन हमें जब भी डेनरी नंबर सिस्टम से किसी भी और नंबर सिस्टम के अंदर करनी हो तो वी नो कि हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन जी। प्राइम फैक्टराइजेशन वर्किंग स्पेसिस ने नीचे दी हुई है। सबसे पहले 10 को हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 10 को कन्वर्ट करने के लिए जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 से तो ऐसे हमारे पास 2 5 टाइम्स 10 आएगा। यहाँ से रिमाइंडर लिखते हैं दैट इज 0। फिर हमारे पास 2 2 टाइम्स इज 4, रिमाइंडर लिखते हैं दैट इज 1। फिर हम करेंगे तो 2 1 टाइम्स इज 2, रिमाइंडर लिखते हैं दैट इज 0। और इसको रीड हम कुछ ऐसे करते हैं, यह नंबर हमारे पास आएगा 1010। और आपको बच्चों मैंने बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड आंसर जो है हम 8 बिट्स में लिखते हैं, तो इधर हम एक्स्ट्रा 4 जीरोस टूवर्ड्स द लेफ्ट लगाएंगे एंड उसके बाद वील राइट 1010 एज आवर आंसर। फिर 50 को कन्वर्ट करना है फ्रॉम डेनरी टू बाइनरी, तो इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन की ही हेल्प से करेंगे। हमारे पास कन्वर्ट करेंगे हम 50 को डेनरी से बाइनरी में तो 2 से ही प्राइम फैक्टराइज करेंगे। विल हैव यहाँ पे 2 टाइम्स 4, एक इसके पास जाएगा, 2 5 टाइम्स 10, रिमाइंडर 0। फिर 2 से प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो विल गेट 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, रिमाइंडर 1। फिर 2 से प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो विल गेट 2 6 टाइम्स 12, रिमाइंडर 0। फिर अगेन इफ वी प्राइम फैक्टराइज इट बाय 2 तो विल गेट 2 3 टाइम्स 6, रिमाइंडर 0। देन फाइनली 2 1 टाइम्स 2, रिमाइंडर 1। तो यहाँ से इसको भी हम कुछ ऐसे रीड करेंगे और इधर से the answer that I'll get is 110010. 110010 is the answer. Again, standard answer is in 8 bits, तो ये 1 2 3 4 5 6 बिट्स हैं। एक्स्ट्रा 2 zeros इसको हम देंगे और उसके बाद 110010 will be our answer। फिर 201 को कन्वर्ट करना है तो इसको भी हम वही प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से कन्वर्ट करेंगे टू बाइनरी। तो 2 से if I prime factorize it तो I'll get 2 1 times, 2 0 times and 2 0 times। यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा। फिर दोबारा करेंगे तो 250 times is 100, रिमाइंडर 0 आएगा। दोबारा करें तो 225 times is 50, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर से तो 212 टाइम्स, रिमाइंडर 1 आएगा। दोबारा से करेंगे 2 6 टाइम्स, रिमाइंडर 0। जब तक आप आखिर तक नहीं पहुंच जाते 2 से ही प्राइम फैक्टराइज करते रहते हैं। 2 3 टाइम्स, रिमाइंडर 0, 2 1 टाइम्स, रिमाइंडर 1। तो यहाँ से जब वील रीड दिस वैल्यू तो हमारे पास ये ऐसे 11001001 ऑलरेडी एक 8 बिट वैल्यू है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे 11001001 as our final answer बच्चों। तो यहाँ से we'll score 3 marks। इसी तरह कहते हैं explain why the data is converted to binary by the computer। कंप्यूटर बाइनरी में क्यों इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास ये सबसे पहली डेफिनेशन हमने अपने कंप्यूटर साइंस की लिखी थी कि जो कंप्यूटर है हमारे पास इट इज मेड अप of millions
ऑफ टाइनी स्विचेस, ठीक है। इन स्विचेस को हम ट्रांजिस्टर्स भी कहते थे, और जिसको हम कहते थे कि दैट हैव ओनली टू स्टेट्स। वो स्टेट्स क्या होती थी हमारे पास? ऑन और ऑफ। तो बाइनरी में हम कहते थे कि हमारे पास 1 इज यूज्ड फॉर ऑन स्टेट, और इसी के साथ साथ 0 इज यूज्ड फॉर हमारे पास ऑफ स्टेट जी। तो दिस वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कंप्यूटर्स बाइनरी क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ स्विचेस जो कि ऑन ऑफ होते हैं, और उसी स्विचेस की रिप्रेजेंटेशन के लिए कंप्यूटर्स यूज बाइनरी वैल्यूज। ठीक है जी। अच्छा, कहते हैं द टू बाइनरी इंटेजर्स, दो बाइनरी इंटेजर्स उसने आपको दे दिए हैं। कहते हैं द टू बाइनरी इंटेजर्स आर एडेड, ये दो बाइनरी इंटेजर्स हैं जिनको ऐड किया। ऐड द बाइनरी इंटेजर्स यूजिंग बाइनरी एडिशन, इसका मतलब है इनको बाइनरी में ही ऐड करना है और अपना आंसर शो करना है इन बाइनरी, एंड वी हैव टू शो ऑल आर वर्किंग। तो हम लोग इसको अगर कन्वर्ट करें टू बाइनरी, सॉरी इसकी अगर बाइनरी एडिशन करें, तो हमारे पास ये 0011, जिस तरह सिंपल मैथमेटिकल एडिशन होती है 0000, इसमें वी विल हैव टू ऐड 0110 एंड 0110। ऐसे करके इन दोनों वैल्यूज की हमें बाइनरी एडिशन करनी है। तो यहाँ से 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, 0 + 1 इज अगेन 1, 0 + 0 इज 0, 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 1 0, जिसका हम 0 इधर लिखते हैं और 1 कैरी जाएगा। 1 + 1 इज अगेन 1 0, जिसका 0 इधर लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा, एंड 1 + 0 + 0 इज 1 हमारे पास, ऐसे करके। तो यहाँ से the answer that we get is 1001 0110 as our final binary answer बच्चों, जिसको हम बॉक्स आउट करके लिख देंगे, और इसके हमें मिलेंगे टोटल 3 मार्क्स। मूविंग ऑन, हमारे पास आगे अगर हम चलें टू द डी पार्ट, तो उसने हमें अब की बार कहा है कि यू आर गिवन अ denary integer -32 that is stored as a 2's complement integer। बच्चों, साइंड नंबर्स यानी नेगेटिव नंबर्स को हम 2's complement में स्टोर करते थे, ये आपको याद होगा। कहते कैलकुलेट द 2's complement integer value that would be stored। तो आपने इसकी 2's complement वैल्यू बतानी है, यानी बाइनरी वैल्यू इसकी क्या होगी जो कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगी, वो आपने बताना है। अब उसके लिए हम क्या करते थे, पहले इसकी 8 बिट वैल्यू फाइंड करेंगे। जो भी 8 बिट्स हमारे पास आएंगे आंसर में, उस 8 बिट्स को हम फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद हम सिंपली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं 1 उसके बीच में। दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड टू डू इट बच्चों। तो हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड के मुताबिक वील प्राइम फैक्टराइज हमारे पास सबसे पहले 32 एंड फाइंड आवर 8 बिट आंसर। याद रखिएगा, पहले 8 बिट आंसर फाइंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 16 times is 32, remainder 0. Then 2 8 times is 16, remainder 0. Then we have 2 4 times 8, remainder 0. Then we have 2 times 4, remainder 0. Then we have 2 1 times remainder 0. तो यहाँ से the answer that we'll get is 1000000 जी, ऐसे करके। अब इसको 8 बिट्स में अगर हमें लिखना है, तो यहाँ पे वी हैव 1 2 3 4 5 6, 2 बिट्स हम एक्स्ट्रा डालेंगे टू मेक इट एन 8 बिट वैल्यू। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि वी हैव टू फ्लिप ऑल द वैल्यूज, यानी जो जीरोस थे वो वंस हो जाएंगे, जो 1 था हमारे पास वो 0 बन जाएगा जी, कुछ ऐसे करके। फिर उसके बाद we have to add 1 to the resulting value to get the final answer। तो हमारे पास इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 is 1 0, 0 इधर लिखेंगे, 1 कैरी। This 1 + 1 is 1 0, 0 इधर लिखेंगे, 1 कैरी। This 1 + 1 is 1 0, 0 इधर लिखेंगे, 1 कैरी। This 1 + 1 is 1 0, 0 इधर 1 कैरी। Again 1 0, 0 इधर 1 कैरी। 1 + 0 is 1, इसमें कुछ कैरी नहीं हो रहा, तो ये एज इट इज हम लिखेंगे। तो फाइनल आंसर दैट वील गेट यहाँ से इज 111 00 000, ऐसे करके दिस विल बी आवर फाइनल आंसर जी। इसको हम बॉक्स आउट करके यहाँ पे अलग से लिख देंगे।
तो दिस विल गेट अस 2 मार्क्स इस सवाल के अंदर जी। इसी तरह नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 जी, कहता है कि अ स्टूडेंट यूजेस बोथ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन देयर कंप्यूटर। कहते हैं गिव वन एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता था जिसके बगैर हमारा जो सिस्टम है कंप्यूटर है वो फंक्शन नहीं कर सकता। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताया था इन अ कंप्यूटर, दैट इज इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम जी, जिसको हम लोग ओएस भी कहते हैं। ठीक है। और आपके पास लाइब्रेरी रूटीन्स हो सकती हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, जैसे डिस्क डिफ्रैगमेंटर था आपके पास, डिस्क रिपेयर था, डिस्क कंटेंट एनालिसिस है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को, जैसे वायरस चेकर्स हैं हमारे पास, उनको भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे अभी आप लोग जो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं यूट्यूब, दैट इज अ वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन, तो आपके पास दैट इज एन एप्लीकेशन। तो वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए एप्लीकेशन हो गई, सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो गई आपके पास, डाटा बेसिस हो गए आपके पास, कोई इमेज एडिटर, कोई वीडियो एडिटर हो गया आपके पास, कोई गेम हो गई, ये सब के सब हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एक एग्जांपल इसकी हम लिख सकते हैं कि हमारे पास सोशल नेटवर्किंग की हमारे पास एप्लीकेशन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वीडियो एडिटिंग की एप्लीकेशन, फोटो एडिटिंग की एप्लीकेशंस, आपके पास किसी भी किस्म की ईमेल की एप्लीकेशन, स्ट्रीमिंग सर्विसेज जितनी होती हैं, ये सब के सब हमारे पास बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर कहते हैं डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम कहते थे ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके बगैर कोई कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर के सारे टास्क को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम कहते थे हमारे पास एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूजर्स खुद इंस्टॉल करते हैं टू परफॉर्म देयर ओन टास्क। तो हमारे पास हम लिखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म tasks by the user, ठीक है। और हम इसके साथ ये भी लिख सकते हैं कि दे आर इंस्टॉल्ड बाय द यूजर, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं टू मैनेज हमारे पास, टू मैनेज डिवाइस, जिसके अंदर हमारे पास उसकी सारी की सारी हार्डवेयर डिवाइसेस, उसकी सॉफ्टवेयर जितने उसके अंदर होते हैं, और उसका सीपीयू, इन सब की मैनेजमेंट के लिए हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। तो ये हम जब हम लोग नोट्स लिख रहे थे तो वहां पर भी हमने एक सवाल कुछ इसी तरह का लिखा था, ठीक है। तो दोनों के लिए एक एक मार्क मिलेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 पे आए अगर, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि इंस्ट्रक्शंस आर प्रोसेस्ड बाय अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्लीट द पैराग्राफ अबाउट फेचिंग एन इंस्ट्रक्शन इनटू द सीपीयू टू बी प्रोसेस्ड। बच्चों फेचिंग इंस्ट्रक्शन, ये हमें बेसिकली वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की बात की जा रही है, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल के थ्रू गुजरती है जी। ये फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल में हमें फेच साइकिल का पता था, जहाँ पे एक इंफॉर्मेशन प्रोग्राम काउंटर के पास होती है, फिर एमएआर के पास जाती है, फिर एफडीआर के पास जाती है, फिर करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास से जाके डिकोड होना शुरू होती है। तो उसने कुछ टर्म्स दी हुई और नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, कहता है द प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द डैश। तो ऊपर से हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन बेस्ट फिट्स इसको, द एड्रेस of the next instruction to be processed, the ALU of the next instruction to be processed, the binary of the next instruction। तो अगर आप सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ें तो जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर, और जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि हमारे पास पीसी प्रोग्राम काउंटर इज यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जिसको फेच होना है या जिसको प्रोसेस होना है।
तो हमारे पास यहाँ पे एड्रेस इज द आंसर। फिर कहते हैं दिस इज देन सेंट टू द डैश यूजिंग द एड्रेस बस। एड्रेस बस को इस्तेमाल करते हुए इस एड्रेस को कहीं भेज दिया जाता है। तो आपको याद हो प्रोग्राम काउंटर से इंफॉर्मेशन जो थी वो हमारे पास ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर जाती है बच्चों। इसने जैसे लिखा है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मैं भी वैसे ही इसको लिख के दिखा दूंगा। आप चाहें तो आप सिर्फ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर लिखें या सिर्फ MAR लिखें। फिर कहते हैं द एड्रेस इज देन सेंट टू द डैश। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एड्रेस जो है वो किसको भेजेगा ये हमने फिगर आउट करना है। ऊपर से अगर आप देखें इंफॉर्मेशन फेच हो रही है, once the address is received the instruction stored at the location is sent to the dash। ये एड्रेस किसके पास जाएगा ताकि ये इंफॉर्मेशन फेच हो सके, इस वक्त डिकोड हो सके, इस वक्त एग्जीक्यूट हो सके। यानी दिस इज द करंट आपके पास इंस्ट्रक्शन। अब तो करंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अगर आपको याद हो तो वी हैड हमारे पास रैम। तो रैम जो है उसको ये एड्रेस जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं जी इसके बाद MDR आता है। MDR एड्रेस नहीं स्टोर करता, याद रखिएगा, वो हमारे पास डाटा स्टोर करता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज हमारे पास रैम जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये करंट हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह कहते हैं कि once the address is received the instruction stored at the location, यानी उस एड्रेस पे जो इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है is sent to the dash। तो वो एड्रेस पे स्टोर्ड इंफॉर्मेशन अब किसके पास जाएगी, मेमोरी डाटा रजिस्टर के पास। तो यहाँ पे हमारा आंसर विल बी द मेमोरी डाटा रजिस्टर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MDR भी कहते हैं। आप सिर्फ MDR लिखें या मेमोरी डाटा रजिस्टर लिखें, इट इज अप टू यू। यूजिंग द डैश बस, कौन सी बस डाटा लेकर जाती है मेमोरी डाटा रजिस्टर तक, हमारे पास डाटा बस जो है वो डाटा लेकर जाती है। द इंस्ट्रक्शन इज देन सेंट टू द डैश। मेमोरी डाटा रजिस्टर के बाद अगर आपको याद हो तो इंस्ट्रक्शन जाती थी हमारे करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। तो हम लिखेंगे इट इज देन सेंट टू द करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है यहाँ से बच्चों इंफॉर्मेशन की डीकोडिंग शुरू होती है। ये डीकोड स्टेज का सवाल भी था आपके पास, पहला रजिस्टर होता है दैट इज बिल्ट इनटू द डैश। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये सारे के सारे रजिस्टर्स किधर होते हैं हमारे पास, CPU के अंदर। CPU के अंदर कौन सब चीजें कंट्रोल कर रहा होता है हमारे पास, ये कंट्रोल यूनिट। तो ये इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास इज बिल्ट इनटू द कंट्रोल यूनिट, जिसको हम CU भी कहते हैं जी। ठीक है जी। फिर कहते हैं कि the CPU uses an instruction set to decode the instruction। State what is meant by an instruction set। बच्चों नाम से ही जाहिर है इंस्ट्रक्शन सेट, इसको हम पढ़ चुके हैं, नोट हमने अपने रजिस्टर्स में लिखा था कि बेसिकली वो लिस्ट ऑफ एक्शंस जो कि CPU बताता है किसी भी डिवाइस को, उसको हम बोलते हैं हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, तो हम सिंपली बताएंगे कि व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन सेट। इट इज अ कलेक्शन, या हमारे पास हम इसको कह सकते हैं a list of commands, या इसको हम कह सकते हैं instructions that are used by the, कौन यूज करे इंस्ट्रक्शन सेट, CPU। तो हम सिंपली इसको बताएंगे ये लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि CPU यूज करता है। दिस इज द B पार्ट ऑफ योर फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द टेबल कंटेन्स स्टेटमेंट्स अबाउट एरर डिटेक्शन मेथड्स। ठीक है, कहते हैं कंप्लीट द टेबल बाय गिविंग द करेक्ट एरर डिटेक्शन मेथड फॉर ईच स्टेटमेंट। एरर डिटेक्शन मेथड्स जल्दी से याद करो क्या क्या थे हमारे पास। पैरिटी चेक था जो कि नंबर ऑफ वंस गिनता था। फिर हमारे पास चेकसम्स था जो कि इंफॉर्मेशन को ब्लॉक्स ऑफ बाइट्स में भेजता था न्यूमेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करके। फिर वी हैड ARQ जो कि एक्नॉलेजमेंट्स और टाइम आउट्स यूज करता था। फिर वी हैड एको चेक जो कि इंफॉर्मेशन को एक दफा भेजकर दोबारा मंगवाता था और डबल चेक करता था। तो एन ऑड और इवन प्रोसेस कैन बी यूज्ड, नंबर ऑफ वंस इवन हो, नंबर ऑफ वंस ऑड हो, ये हमारे पास एरर डिटेक्शन जो है
वो पैरिटी चेक का बच्चों काम था। फिर a value is calculated from the data using an algorithm. This happens before and after the data is transmitted. तो checksums में ये होता था कि sender एक मैथमेटिकल फार्मूला एल्गोरिदम को इस्तेमाल करके चेकसम वैल्यू ढूंढ के भेज देता था। फिर आफ्टर ट्रांसमिशन रिसीवर भी यही चेकसम कैलकुलेट करता था और दोनों को कंपेयर करता था। तो यहाँ पे हमारे पास द आंसर इज द चेकसम्स। ठीक है। फिर कहते हैं अ कॉपी ऑफ द डाटा इज सेंड बैक टू द सेंडर। तो हमारे पास ये कौन सा चेक होता है? एको चेक होता है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन वापस यूजर के पास आती है ताकि वो उसको चेक कर सके। एक्नॉलेजमेंट्स और टाइम आउट्स, अगेन ये तो हमारे पास बहुत सिंपल है, ऑटोमेटिक रिपीट क्वेरी या ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, जिसको हम ARQ कहते हैं। इसी तरह अ वैल्यू इज अपेंडेड, अपेंडेड का मतलब होता है ऐड करना, टू द डाटा दैट हैज बीन कैलकुलेटेड यूजिंग द डाटा एंड द वैल्यू इज चेक्ड ऑन डाटा एंट्री। बच्चों डाटा एंटर करते वक्त जो आप एरर डिटेक्शन मेथड इस्तेमाल करते थे वो आपको याद होगा, इट इज द चेक डिजिट, जिसके हमने बहुत सारे सवाल कैलकुलेशन के कर रखे। ठीक है जी। तो ये बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था जिसमें उसने सिंपली आपसे वो मेथड्स पूछे, उनकी डिस्क्रिप्शंस आपको दे दी, आपसे सिर्फ मेथड्स पूछे उसने। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 जी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ कंप्यूटर हैज बोथ मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस। ये अगर आप याद करें तो हम कहते थे दिस इज द फिजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस जो कि प्रेजेंट होता है ऑन द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और ये प्रोवाइड करता है हमें मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी जी। ठीक है। और इसी के साथ साथ इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस की अगर बात करें, ये हम कहते थे कि हमारे पास एक वर्चुअल एड्रेस होता है, ये इंटरनेट पे किसी की भी लोकेशन बताता है, ये हमारे पास राउटर असाइन करता है, या हम बोलते हैं हमें हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर असाइन करता है। ठीक है। अच्छा खैर के सिचुएशन क्या है, देखो ये आपको रिकॉल्स देने का मकसद ही ये है कि वो टॉपिक आपके जहन में आ जाए। कहते हैं टिक वन बॉक्स टू शो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट मैक एड्रेस। इट इज असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर, बिल्कुल ठीक बात है। असाइंड बाय द राउटर, नहीं, ये तो आईपी एड्रेस होता है। इट कैन बी स्टैटिक और डायनामिक, नहीं, वो भी आईपी एड्रेस होता है। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, नहीं जी, हमारे पास 2 पार्ट्स होते थे। एक में हमारे पास हम कहते थे इज द मैन्युफैक्चरर आईडी, जो पहला पार्ट होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो हमारे पास डिवाइस का अपना आईडी होता है जी। ठीक है। तो इसमें आपके पास सिर्फ पहली बात ठीक थी कि इट इज असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर। इसी तरह इसके बी पार्ट को देखें तो कहते हैं कि एन आईपी एड्रेस कैन हैव एन IPv4 और IPv6 फॉर्मेट। इनमें डिफरेंस क्या था बच्चों? आपके पास IPv4 की बात करें और IPv6 की बात करें तो IPv4 में हम कहते थे हमारे पास डेनरी नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है, उसके साथ साथ हमारे पास 4 ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप के अंदर वैल्यूज रेंज करती हैं 0 से 255 के अंदर और सेपरेटेड होती हैं बाय डॉट्स। इसी तरह हमारे पास जो नंबर ऑफ बिट्स इस्तेमाल होते थे फॉर IPv4, वो हम कहते थे कि हमारे पास टोटल ये एक 4 बाइट एड्रेस होता है। जबकि IP वर्जन 6 की बात करें तो ये हेक्साडेसिमल एड्रेस होता था हमारे पास। इस हेक्साडेसिमल एड्रेस के अंदर हमारे पास 8 ग्रुप्स टोटल बनते थे जी, डबल होता था। इसके अंदर आपके पास हर जो ग्रुप था वो रेंज करता था 0000 से, हेक्साडेसिमल्स थे तो FFF। इसी तरह हमारे पास जो वैल्यूज थी दे आर सेपरेटेड यूजिंग कोलन्स, और ये एक 128 बिट लॉन्ग, या इसको हम कहते थे कि हमारे पास एक 16 बाइट लॉन्ग एड्रेस होता है। ठीक है। अब सवाल पढ़ते हैं क्या कहता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन आईपी एड्रेस दैट हैज एन IPv4 फॉर्मेट। तो IPv4 फॉर्मेट, आप कोई भी आईपी एड्रेस लिख सकते हैं जिसमें 4 ग्रुप्स हों ऑफ डेनरी नंबर 0 से 255 तक डॉट से सेपरेटेड। जैसे मैं लिखता हूं मेरे पास 150 एट द टॉप ऑफ माय माइंड जो भी वैल्यूज आ रही होंगी, 05, इसके साथ साथ हम लिखते हैं जी 25.121 ऐसे करके।
देखो 4 ग्रुप्स बनाए, हर ग्रुप के अंदर वैल्यू 0 से 255 के दरमियान है और हमारे पास डॉट से सेपरेटेड। तो ये एक IPv4 एड्रेस है जी, इसका हमें 1 मार्क मिलेगा ऐसे करके। फिर सेकंड पार्ट में कहते हैं गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द IPv6 फॉर्मेट। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। अभी फॉर रिविजन सेक देखो हमने 5 लिस्ट आउट की, तो हम इसमें से कोई 2 बताएंगे कि इट इज अ हेक्साडेसिमल हमारे पास एड्रेस। इसी के साथ साथ आप दूसरी लिखेंगे कि इट कंटेन्स 8 ग्रुप्स ऑफ हेक्साडेसिमल वैल्यूज। इट्स ग्रुप्स रेंज फ्रॉम 0000 टू FFF, या हमारे पास इसी के साथ हम लिख सकते हैं ग्रुप्स आर सेपरेटेड बाय कोलन्स ऐसे करके, या हम लिख सकते हैं कि इट इज अ 128 बिट या 16 बाइट लॉन्ग एड्रेस। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से आपकी मर्जी है, आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। फिर नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अ कंपनी हैज अ वेबसाइट दैट इज सफरिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, कहते हैं ड्रॉ एंड एनोटेट अ डायग्राम टू शो द प्रोसेस ऑफ डीडॉस, और ये 5 मार्क्स के लिए बच्चों। देखो हमारे पास डीडॉस बहुत ज्यादा दफा रिपीट हो चुका है, इसीलिए आपको मैंने आपके मॉक के अंदर भी दिया। तो डीडॉस अटैक कैसे होता है कि सपोज कीजिए आपके पास एक वेब सर्वर है जिसके ऊपर अटैक लॉन्च हो रहा है, वेबसाइट है क्योंकि, तो वो वेब सर्वर ही होगा जिसके ऊपर अटैक लॉन्च होगा। तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि दिस इज द वेब सर्वर जी हमारे पास। ठीक है, इसको मैं ऐसे मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारे पास वो वेबसाइट प्रोवाइड करने का वेब सर्वर है। अब इस वेब सर्वर के ऊपर जो हैकर है, जो अटैकर है, उसने डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस का अटैक लॉन्च करना। वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस के लिए क्या करेगा, बहुत सारे कंप्यूटर्स के ऊपर अटैक करेगा। ये बात हम कर चुके हैं पहले से, ऐसे करके ये हमारे पास सपोज कीजिए मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस है तो हम थोड़ी सी लोकेशंस ज्यादा दिखा देंगे जी, यानी दूर दूर हमारे पास ऐसे हैकर जो है इस पर भी अटैक करेगा और इस पर भी अटैक करेगा, और यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएंगे बॉटनेट्स बच्चों। डीडॉस अटैक में याद रखिएगा बॉट नेटवर्क्स को मेंशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पहली बात हमारे पास हैकर क्या करेगा, सेंड्स मैलवेयर टू क्रिएट बॉटनेट्स। अच्छा, जब आप लोग ये एनोटेटेड डायग्राम बना रहे होते हैं तो इसके अंदर बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं करनी होती। एनोटेशन का मतलब होता है कि छोटा छोटा शॉर्ट शॉर्ट करके आप बताएं कि जी आपके पास कैसे वो काम हो रहा है। अच्छा, इसी तरह यहां से अब ये बॉट नेटवर्क्स क्या करेंगे, ये रिक्वेस्ट भेजेंगे टू द वेब सर्वर एट द सेम टाइम। तो हमारे पास सेकेंड टास्क क्या हो रहा है कि मल्टीपल रिक्वेस्ट्स या अ लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट्स जो हैं वो हम बोलेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट्स आर सेंट, ठीक है, एट द सेम टाइम। इससे क्या होगा कि हमारा जो वेब सर्वर है, यहाँ पे हम थर्ड बात करेंगे कि वेब सर्वर इज ओवरवेल्म्ड, या हम कहते हैं कि वेब सर्वर इज ओवरलोडेड, और उससे क्या होता है, ये क्रैश कर जाता है। अच्छा, कैसे डिनायल ऑफ सर्विस का कंफर्मेशन होगा, हम बोलते हैं जो हमारे पास यूजर है जब वो रिक्वेस्ट करेगा एक्सेस टू द वेबसाइट तो वो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो डिनाई हो जाएगी। तो फोर्थ पे ये होगा कि आपके पास यूजर की जो रिक्वेस्ट है टू एक्सेस द वेब सर्वर, इट इज डिनाइड। तो दिस इज अ क्लीन डायग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है जी। तो ऐसे आपने एनोटेटेड डायग्राम्स बनानी। अगेन एनोटेटेड डायग्राम जरूरी नहीं है आपकी कट कॉपी इसी तरह हो, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस जब तक वो रिप्रेजेंट कर रही है करेक्टली तो बिल्कुल ठीक है। मूविंग ऑन टू द बी पार्ट, कहते हैं आइडेंटिफाई
a solution that can be used to help prevent DDoS attack being successful. याद करो अभी अभी आप लोगों ने जो मॉक दिया था उसके अंदर आपके पास यही उसने क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हुआ था कि DDoS अटैक जो है वो प्रिवेंट हो सकता है थ्रू अ मेथड जो कि हमारे पास इज अ प्रॉक्सी सर्वर। आपके पेपर 1 के फाइनल मॉक एग्जाम के अंदर दिस वाज अ क्वेश्चन जिसमें सवाल में लिखा हुआ था कि DDoS अटैक से प्रिवेंशन के लिए वी यूज अ प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर से क्या होता है कि जब उस सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी तो वो देखेगा कि क्या ये लेजिटिमेट यूजर है कि नहीं है। अगर इलेजिटिमेट यूजर हुआ तो उससे आने वाली रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास प्रॉक्सी सर्वर इज द आंसर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो कहता है कि अ कंपनी यूजेस बोथ सॉलिड स्टेट एंड ऑप्टिकल सेकेंडरी स्टोरेज। बच्चों सॉलिड स्टेट सेकेंडरी स्टोरेज इज हमारे पास SSDs, ऑप्टिकल सेकेंडरी स्टोरेज इज हमारे पास CDs, DVDs एंड हमारे पास ब्लूरेज। ये 3 चीजें होती है हमारे पास ऑप्टिकल स्टोरेज में। एक्सप्लेन व्हाई अ कंप्यूटर नीड्स सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज की जरूरत क्यों पड़ती थी जी हमारे पास? सारे के सारी इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर जो कि डाउनलोड होती है उसको हम स्टोर करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में। दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हम बोलते थे नॉन वॉलेटाइल होती हैं जिसमें हमारे पास परमानेंटली इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, और परमानेंटली इंफॉर्मेशन का स्टोर होने का मतलब है कि हमारे पास जब भी कंप्यूटर को टर्न ऑफ किया जाएगा, बंद किया जाएगा, तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन जो है इरेज नहीं होगी। तो हम लिखते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई, तो हम सिंपली बताएंगे व्हाई टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन भी आप इसको कह सकते हैं, डाटा भी आपको इसको कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स भी आप इसको कह सकते हैं, परमानेंटली टू द कंप्यूटर या इन द कंप्यूटर। So whenever the user turns off the device या कंप्यूटर, हम कहते हैं their information is not erased। तो ये हमारे पास is सेकेंडरी स्टोरेज का पर्पस। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह इसी सेकेंडरी स्टोरेज के पर्पस को अगर आप फर्दर याद करें तो हम कहते थे कि हमारे पास जब रैम फिलअप हो जाती है तो हम थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD से भी हम स्पेस बोरो कर सकते हैं टू मेक वर्चुअल मेमोरी। तो आप इसके साथ लिख सकते हैं कि इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज वर्चुअल मेमोरी। ठीक है जी। अच्छा, कहते हैं कि डिस्क्राइब 3 डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड स्टेट एंड ऑप्टिकल स्टोरेज। देखो सॉलिड स्टेट और ऑप्टिकल स्टोरेज अगेन ऊपर हमने लिस्ट आउट कर दी डिवाइसेस। सबसे बड़ा डिफरेंस ऑप्टिकल स्टोरेज CD है। CDs पूरी की पूरी हमने पढ़ा था रोटेट करती हैं ताकि उनके अंदर से इंफॉर्मेशन रीड हो सके। सॉलिड स्टेट जो है वो रोटेट नहीं करती, तो उसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। ठीक है, इसी तरह जब CD रोटेट करती है बहुत स्पीड से तो वो नॉइज क्रिएट करती है, जबकि सॉलिड स्टेट डिवाइसेस नॉइज क्रिएट नहीं करती। तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे पास ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस रोटेट या मूव टू एक्सेस और स्टोर डाटा, और इसके साथ साथ हम कहते हैं वेयर एज सॉलिड स्टेट हैज नो मूविंग पार्ट्स। बच्चों, तो दिस इज वन डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल स्टोरेज एंड सॉलिड स्टेट मीडिया। इसी तरह एक दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो SSDs होती हैं, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती हैं, वो कोई नॉइज प्रोड्यूस नहीं करती। तो हमारे पास सॉलिड स्टेट मीडिया जो है
उसको हम कहते हैं कि इट रन्स क्वाइटर, वेयर एज या ऑन द अदर हैंड हमारे पास ऑप्टिकल जो स्टोरेज है, इट क्रिएट्स नॉइज व्हेन रनिंग, ऐसे करके। इसी तरह एक थर्ड हमारे पास जो डिफरेंस आएगा जी इसके अंदर, इस थर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जो होती हैं उनकी कैपेसिटी टू स्टोर डाटा हमने पढ़ा था इज वे लार्जर दैन सीडीज डीवीडीज यानी ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास सॉलिड स्टेट हैज अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी than optical storage. This is the third. इसी तरह अगर और डिफरेंसेस आप लिखना चाहते हैं तो हमने हार्ड डिस्क से रिलेटेड भी एक कंपैरिजन किया था कि हमारे पास जो सॉलिड स्टेट मीडिया होता है वो थोड़ी पावर इस्तेमाल करता है, जबकि बाकी मीडियम्स जो होते हैं वो ज़्यादा पावर इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। तो आप फर्दर और भी डिफरेंसेस लिस्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो सॉलिड स्टेट मीडिया होता है वो, क्योंकि सीडीज जो होती हैं वो आपके पास प्रोन होती हैं टू स्क्रैचेस, ये हमने पढ़ा था। सॉलिड स्टेट मीडिया हम कह सकते हैं कि इज मोर ड्यूरेबल दैन ऑप्टिकल मीडिया, whereas ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया इज प्रोन टू स्क्रैचेस या लेस ड्यूरेबल। तो आप एक्स्ट्रा इसके साथ चाहें तो लिख सकते हैं डिफरेंसेस। Now moving on to our next question, that is question number 10. कहते हैं कि a garage uses an expert system to help diagnose any problems with cars that need repair. अब देखो ये आपके पास AI से रिलेटेड, ऑटोमेटेड सिस्टम से रिलेटेड ऐसे सवाल मैंने आपको बताए हुए आते हैं कि जिसमें आपको किसी भी सिचुएशन में डाल सकता है। अब हमें एक गाड़ियों के गैराज की बात कर रहे हैं, एक मेंटेनेंस गैराज की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि the expert system uses an example of artificial the expert system is an example of artificial intelligence. Describe what is meant by AI. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI क्या क्या चीज़ होती थी बच्चों? हमारा जो ह्यूमंस का इंटेलिजेंट बिहेवियर होता है, हम कहते हैं जब उसको मशीन्स मिमिक करती हैं, मशीन्स से उनको जब सिमुलेट करवाया जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम बनता है। अच्छा, एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम की क्या एबिलिटीज होती हैं? हमने FAQ लिखा था कि वो प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन से रीजन कर सकता है, उसी इंफॉर्मेशन से वो सीख सकता है और उसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए वो चेंजिंग इनपुट्स के मुताबिक अडेप्ट कर सकता है खुद को, ठीक है जी। तो हमारे पास दिस इज AI। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो हम सिंपली बताएंगे इट इज मिमिकिंग ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंट बिहेवियर इन मशीन्स, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसको एग्जामिनर कुछ इस तरह से भी आंसर करता है। एक पेपर में मैं देख रहा था कि ये ऐसे भी कहता है कि इट इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन मशीन्स, ठीक है। तो सेम बात है दोनों। और हमारे पास हम क्या कहते हैं कि ये जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स होती हैं, हम कहते हैं दीज मशीन्स कैन रीजन, learn and adapt to inputs and हमारे पास changing environment बच्चों, ठीक है जी। तो this is the definition
of AI. इसी तरह बी पार्ट कहता है कि a car has a problem with its braking system, so it is brought into the garage. Explain how the expert system operates and how it is used to help diagnose the problem. एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता था कि उसके अंदर हम कहते थे हमारे पास एक नॉलेज बेस स्टोर्ड होती है, जिस नॉलेज बेस के ऊपर रूल्स अप्लाई करता है, जो कि स्टोर्ड होते हैं इन द रूल्स बेस. उन रूल्स की बेस पे इन्फ्रेंस इंजन जो होता है एक्सपर्ट एआई सिस्टम का, वो हमारे पास डिसीजन मेकिंग करता है, और ह्यूमंस जो हैं एक इंटरफेस के थ्रू इंटरैक्ट करके मशीन से उसको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और उससे ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास हम लिखेंगे कि इट प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस. एक कंप्लीट, अगर आपको याद हो हमने नोट्स में FAQ लिखा था कि सेटअप कैसे करते हैं एक्सपर्ट एआई सिस्टम को. इट प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस टू अलाउ द एम्प्लॉइज या गैराज मैनेजमेंट टू इंटरैक्ट विद द मशीन. इसी तरह हमारे पास इंटरैक्शन के बाद हम क्या करेंगे कि जो इन्फ्रेंस इंजन इसके अंदर होता है, हम कहते हैं द इन्फ्रेंस इंजन इज यूज्ड टू डायग्नोज द प्रॉब्लम या डायग्नोज द इशू बेस्ड अपॉन the stored information in knowledge base by applying inference rules. और वो inference rules कहाँ पे होते हैं जी? हमारे पास rules base के अंदर. इसी तरह अगर एक एक्सपर्ट एआई सिस्टम मशीन लर्निंग सिस्टम भी है, तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी यूज कर सकता है टू मेक न्यू डिसीजंस. ठीक है जी. फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जब वो सवाल पूछेगा, प्रॉब्लम डायग्नोज करेगा, क्योंकि हेल्प करना है टू डायग्नोज द प्रॉब्लम, तो इन्फ्रेंस इंजन जो है इज यूज्ड टू डायग्नोज द प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन नॉलेज बेस. और इसी तरह जो इन्फ्रेंस इंजन है यही क्या करेगा, इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, is used to ask questions regarding the problem and infer या decide what to do, diagnosis. ऐसे इसी के साथ साथ हमारे पास जब वो डायग्नोसिस बन जाएगा, तो यूजर इंटरफेस क्या करेगा, यानी जो स्क्रीन होगी, जो बटन्स होंगे, जो स्पीकर्स होंगे, वो हमारे पास सिंपली आउटपुट कर देगा रिजल्ट को टू द एम्प्लॉइज. तो ये बच्चों हमारे पास हाउ की कहानी है कि कैसे ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर वो ब्रेक के प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए एक्सपर्ट एआई सिस्टम इस्तेमाल होगा. तो एग्जैक्टली इसी तरह किसी भी सिचुएशन से वो आपसे सवाल पूछे तो आप इस आंसर को फिट इन करते हैं जी. ठीक है. अब मूविंग ऑन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 पे कहता है कि अ कंपनी हैज अ वेबसाइट, यूजर्स यूज द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब. इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और वर्ल्ड वाइड वेब इस्तेमाल करते हैं. इंटरनेट क्या था आपके पास? एक नेटवर्क्स का कलेक्शन है बच्चों थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है, यानी आपके पास अगर याद हो हम कहते थे कि इंटरनेट इज बेसिकली द रोड, और वर्ल्ड वाइड वेब क्या था हमारे पास? एक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था ऑफ वेब पेजेस, यानी हमारे पास वो उस रोड पे चलने वाली गाड़ियां. ठीक है,
तो खैर सवाल कहता है डिस्क्राइब द डिफरेंस, अच्छा क्वेश्चन भी यही है, बिटवीन द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। तो इंटरनेट क्या है हमारे पास? द इंटरनेट हम लिखेंगे इज अ मैसिव हमारे पास कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स that provides the infrastructure to communicate, और on the other hand हमारे पास जो वर्ल्ड वाइड वेब है बच्चों, www हम कह रहे हैं, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ, क्या है जी हमारे पास? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ये वेब पेजेस जो है ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपने याद रखना है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। फिर कहता है कि द वेबसाइट हैज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल बच्चों। यूआरएल क्या होता था हमारे पास? ऐसे www.google.com करके, इसको हम कहते थे एक यूआरएल। अच्छा, इसी यूआरएल का हम डायरेक्ट आईपी एड्रेस भी एंटर कर सकते हैं, तो वो सेम आपके पास होगा। और यूआरएल से आईपी एड्रेस ढूंढ कर देना किसका काम होता था? डोमेन नेम सर्वर्स का, डोमेन नेम सिस्टम का। कहता है आइडेंटिफाई 3 पार्ट्स ऑफ दैट आर इंक्लूडेड इन द यूआरएल। तो यूआरएल में इससे पहले वी हैव ऐसे HTTPS या HTTP रिटन, जो कि हमें बताता है हमारे पास द प्रोटोकॉल यूज्ड इन द यूआरएल, ठीक है। इसी तरह ये जो हमारे पास कंप्लीट www.google.com है, दैट दिस इज हमारे पास द नेम ऑफ द वेबसाइट, या इसको हम बोलते थे डोमेन नेम। इसी तरह इसके बाद स्लैश डाल के जो कुछ लिखा होता है दैट इज द फाइल जिसको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हमारे पास फाइल नेम, ठीक है। जैसे यहाँ पे पास्ट पेपर को अगर हम एक्सेस करना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे पास्ट पेपर्स एक्सेस किए थे, तो अगर हम लोग किसी भी पास्ट पेपर को एक्सेस करते हैं, लेट मी चेक, देखो यहाँ पे मैंने अगर एक पास्ट पेपर को एक्सेस करने की कोशिश की है, तो ऊपर अगर आप इस सर्च बार में देखें तो द नेम papacambridge.com इज द डोमेन नेम, स्लैश कैटेगरी स्लैश प्रैक्टिस पेपर्स स्लैश CIE प्रैक्टिस पेपर्स, दीज आर द फाइल्स जो कि इस वक्त एक्सेस हो रही हैं। और इसी पे अगर मैं क्लिक करूं तो इसके साथ साथ ये जो आपको पैडलॉक का सिंबल नजर आ रहा है, ये दिस इंश्योर्स कि आपके पास दिस कनेक्शन इज सिक्योर। कनेक्शन सिक्योर क्यों है? क्योंकि हमारे पास दिस इज एन HTTPS वेबसाइट। अब HTTPS कैसे होती थी? देखो यहाँ पे आपके पास वो सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेट SSL सर्टिफिकेट, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जो कि आप आगे जाके एल में पढ़ते भी हैं, लेकिन ये HTTPS प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अ सिक्योर आपके पास कम्युनिकेशन। खैर बैक टू द क्वेश्चन, हमारे पास सी पार्ट कहता है कि वन फंक्शन ऑफ अ वेब ब्राउजर is to provide an address bar for a user to enter a URL. कहते हैं give 3 other functions of a web browser। तो ये जो हमारा आपके सामने अभी मैंने वेब ब्राउजर खोला हुआ है, इस वेब ब्राउजर के और क्या क्या फंक्शंस हैं टू अ यूजर, तो ये मुझे डिफरेंट वेब पेजेस दिखा रहा है, ठीक है, जिनको मैं देख सकता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक डिफरेंट वेब पेज है, दिस इज अ डिफरेंट वेब पेज मेरे पास, तो डिफरेंट वेब पेजेस हमें दिखा रहा है। इसी तरह ये हमें अलाउ करता है टू बुकमार्क आवर फेवरेट वेबसाइट्स, ये हमें अलाउ करता है टू ट्रैक आवर हिस्ट्री, ये हमें अलाउ करता है टू ओपन मल्टीपल टैब्स, ये हमें अलाउ करता है टू स्टोर आवर कुकीज। हम होम पेज सेटअप कर सकते हैं हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिस इज द होम पेज, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास आप अपनी यूज की इंफॉर्मेशन सारी स्टोर कर सकते हैं। तो 3 फंक्शंस वेब ब्राउजर जो प्रोवाइड करता है, वो ट्रैक करता है यूजर की, एक सेकंड, इसको थोड़ा गलत लिख दिया हमने, वो हम कहते हैं जी इज यूज्ड टू ट्रैक द यूजर्स
ब्राउजिंग हैबिट्स, ठीक है, या इसको हम ब्राउजिंग हिस्ट्री भी कहते हैं। फिर allows the user to set up a home page। फिर allows the user to bookmark their favorite websites। इसी तरह हम कहते थे कि it allows the user to open multiple tabs, to display, translate web pages, to store our cookies। ये सब के सब हमारे पास फंक्शंस थे जी, प्रोवाइडेड बाय वेब ब्राउज़र। आगे अगर देखें, चलो आगे ये खत्म हो गया। दिस इज योर कंप्लीट बच्चों मई जून 2024 पेपर 1-2 का पेपर। देखो इतनी स्लो डिस्कशन में भी आपके पास ये पेपर सिर्फ 1 घंटा 5 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आपने प्रिपरेशन प्रॉपर की है, तैयारी की है अकॉर्डिंग टू द मेथड्स जो कि आपको बताए गए हैं क्लास में, तो आपको इतना ज़्यादा टाइम इसके अंदर नहीं लगता। आपको चीज़ें जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको बोलनी नहीं पड़ेंगी, बार-बार रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी। ये समझाने के पर्सपेक्टिव से हमें आपको एक्स्ट्रा सारी इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक से रिलेटेड भी मैं आपको बताता आया हूँ, फिर भी ये पेपर इतना जल्दी हो गया। तो टाइम मैनेजमेंट इसके अंदर याद रखिएगा, कोई इशू नहीं होता एज लॉन्ग एज यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द पेपर। ठीक है जी, थैंक यू।